आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 प्रोनाउन पार्ट 2। तो हम लोग हेडिंग पे कौन सी थी? थर्ड नंबर हेडिंग डाल दीजिए, एम्पैथिक प्रोनाउन से कहते हैं दृढ़ता पूर्वक सर्वनाम। लिखिए, लिख लिया? हेडिंग पड़ गई। इसमें बात क्या होगी? थोड़ी दृढ़ता के साथ कही जाएगी, मतलब थोड़ी अपनी, मतलब थोड़ी की भड़ास निकली जाएगी। करेंगे तो करेंगे, करेंगे तो करेंगे। देखिए, यह प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन के अंत में, देखिए यह प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर बनता है, लगाकर बनता है। अब ध्यान रखिए इस बात को कि सेल्फ और सेल्फ कल भी लगा था पर्सनल प्रोनाउन में, और पर्सनल प्रोनाउन हमें पता है कि वही सारे होते हैं, उसी पे सब लगाया गया था। ठीक, आगे लिखिए। जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है, समझ पा रहे हैं? जैसे कि पहले वाले जो कल में क्या था, इसमें भी सेल्फ और सेल्फ लगा हुआ था, ठीक वैसे ही यही होगा। उसमें क्या था? उसमें क्या, कल क्या पता चला था बताइए? कल क्या पता चला था? कल कौन सा प्रोनाउन पढ़ा था? कुछ तो बोलिए आप लोग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या बताया गया था? पढ़ लो, पढ़ के तो बता नहीं पा रहे हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनेगा? पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ लगाकर, सेल्फ और सेल्फ लगाकर। दूसरी बात क्या होगा? दूसरी बात में क्या बताई गई थी? क्या बताई गई थी? सामने कॉपी रखी है तो कि तुम इतने लोग गधे लोग हो चुके हो कि तुमको नहीं पता है कि इसमें कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? सब्जेक्ट पर। कल बूढ़े ने फांसी लगाई थी कि नहीं लगाई थी? तो कार्य का प्रभाव किस पे पड़ेगा? सब्जेक्ट पर पड़ेगा, और किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। ठीक उसी का आगे हम लोग क्या करेंगे? एम्पैथिक प्रोनाउन पढ़ेंगे। एम्पैथिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही है। ये भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? अगर पर्सनल प्रोनाउन के अंत में हम क्या ऐड कर देंगे? सेल्फ और सेल्फ्स। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? एम्पैथिक प्रोनाउन भी बन जाएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बन जाएगा। अब अंतर क्या होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? सब्जेक्ट पर। और इसमें क्या होगा? थोड़ी बात दृढ़ता पूर्वक कही जाएगी, अधिकार के साथ कही जाएगी। ठीक है, तो लिखिए आगे। जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है, जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग एम्पैथिक प्रोनाउन में होता है। उन्हीं शब्दों का प्रयोग एम्पैथिक प्रोनाउन में होता है।
इन प्रोनाउन का प्रयोग दृढ़ता प्रकट करता है। बस में क्या होगा, इन प्रोनाउन के प्रयोग से दृढ़ता प्रकट होती है, दृढ़ता प्रकट होती है। उसमें क्या होगा, उसमें दृढ़ता प्रकट नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दृढ़ता प्रकट नहीं होगा, कार्य का प्रभाव केवल सब्जेक्ट पे पड़ेगा। इसमें क्या होगा, सब चीजें सेम है, बस क्या होगा, कार्य का प्रभाव बेटा क्या होगा, इसमें भी सब्जेक्ट पे ही पड़ेगा। सेम चीजें वही है, समझ पा रहे हैं, सेम चीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही है। बस इसमें क्या होगा, इसमें बात थोड़ी दृढ़ता पूर्वक कही जाएगी। प्रभाव इसमें किस पे पड़ेगा बताइए, सब्जेक्ट पे इसमें ही पड़ेगा। ठीक सेम वही है। आगे बढ़िए, जैसे एग्जांपल लेते हैं समझ में आएगी। तो इसके एग्जांपल लेने से पहले पीछे वाले का एग्जांपल बताइए, इसका एग्जांपल बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, लिखवाया था। बूढ़े आदमी ने खुद को फांसी लगा ली। तो कौन सा काम हुआ, फांसी लगाने का। प्रभाव किस पे पड़ेगा, बूढ़े आदमी पर, जबकि बूढ़ा आदमी ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा क्या लिखवाया था, मैंने अपने आप को कंबल से ढक लिया, मतलब मैंने ही अपने आप को कंबल से ढक लिया। मतलब कौन सा काम हुआ है, कंबल से ढकने का, लेकिन किसने ढका, मैंने ही ढका। सब्जेक्ट का प्रभाव खुद पे ही पड़ रहा है, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। और ठीक वही बात ये है, ठीक वही बात ये है। बस क्या होगा, अब थोड़ा काम जो होगा उसमें दृढ़ता वाली बात आ जाएगी, थोड़ा मतलब क्या होगा, अधिकार आ जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, मैं इसे स्वयं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे स्वयं करूंगा, मैं इसे स्वयं करूंगा। गया, आई माई सेल्फ वी डू इट, आई माई सेल्फ वी डू इट। अब देखिए इसमें थोड़ी क्या बात आ गई, थोड़ी अधिकार वाली बात आ गई, करूंगा तो करूंगा, करूंगा तो करूंगा। अब बताइए इसमें किस पे प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव इसमें सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। करेगा तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, सब्जेक्ट पर ही। ठीक है, प्रभाव वही पड़ने वाला है, सेम चीजें वही हैं। जो रिफ्लेक्सिव में था वही इम्पैथिक में है। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, सिंपल सिंपल प्रभाव पड़ेगा, इसमें थोड़ा दृढ़ता वाली बात आ जाएगी। आगे लिखिए, उसने स्वयं ही ऐसा कहा था। दूसरा, उसने स्वयं ही ऐसा कहा था, उसने स्वयं ही ऐसा कहा था। देखिए, ही himself said so, said so। अब इसमें भी क्या है कि इसमें माई सेल्फ, इसमें क्या है रिफ्लेक्ट एम्पैथिक प्रोनाउन, इसमें क्या है एम्पैथिक प्रोनाउन। अब आप आएगा चूज करने को, कैसे पहचानेंगे कि एम्पैथिक है कि रिफ्लेक्सिव है। अगर दृढ़ता वाली बात आ जाए, थोड़ा कठोरता से बात कही जाए, तो जान जाना कौन सा है, एम्पैथिक प्रोनाउन। अगर दृढ़ता से बात नहीं कही गई, कार्य का प्रभाव सीधे सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया, ठीक आगे बढ़िए। थर्ड नंबर एक और एग्जांपल लिख लीजिए, लगे हाथ। वह स्वयं ही ऐसा कहती है, वह स्वयं ही ऐसा कहती है। देखिए, सी हिमसेल्फ से सो। लिखिए, चौथा लिख लीजिए, उन्होंने स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार किया है, हाँ कबूल किया है।
देखिए, दे देमसेल्फ दे देमसेल्व्स, कबूल करने क्या होता है? एडमिटेड, एडमिटेड, एडमिटेड देयर गिल्ट, लिख लीजिए। मास्टर साहब द्वारा स्वयं ही ऐसा कहा गया था। 5 नंबर एग्जाम्पल, मास्टर साहब द्वारा स्वयं ही ऐसा कहा गया था। इतने एग्जाम्पल लिखवाएंगे कि आप सीख जाए। लिखिए, इट वाज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ। बस इसमें हिमसेल्फ हो जाएगा। तो इन सभी वाक्यों में हमने एक चीज क्या कॉमन देखी कि बात थोड़ा डरता पूर्वक कही गई। ठीक, अब इसके अंदर लिखिए NOTE, नोट। अब हम लोग फिर से वापस चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। हो गया? अब हम लोग फिर से चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ओर। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इम्पैथिक प्रोनाउन में क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था कि जो कार्य का प्रभाव होगा किस पे पड़ेगा? सब्जेक्ट पर पड़ेगा। ठीक, और पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ लगाकर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता था। ठीक वही बात क्या है एम्पैथिक में है कि पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ लगा के ये भी बन जाएगा। अब बात थोड़ा क्या कैसे की जाएगी? दृढ़ता पूर्वक कही जाएगी। तो नोट के अंतर्गत लिखिए, एम्पैथिक प्रोनाउन का प्रयोग, एम्पैथिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं किया जा सकता। स्थान पर नहीं किया जा सकता। एम्पैथिक प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं किया जा सकता। और एम्पैथिक प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ, देम सेल्फ, ही सेल्फ, यू सेल्फ। जहां जहां सेल्फ लग जाए वही तो सारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। वही वही तो सारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट बताइए कहाँ पे आता है? पहले आता है कि बीच में आता है? कोई भी अगर सेंटेंस अगर अफर्मेटिव का है तो उसमें सब्जेक्ट कहाँ आएगा? पहले आएगा। और ये क्या कह रहा है कि एम्पैथिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं हो सकता। तो आप कभी भी अगर देखेंगे तो देमसेल्फ देखो क्या है? सब्जेक्ट के बाद ही आया। देखिए, मतलब कुल मिला के वो सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं आ सकता। सब्जेक्ट के प्लेस पे आ ही नहीं सकता। इस बात को समझाने के लिए देखिए 6 नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए। 6 नंबर एग्जाम्पल क्या होगा? माई सेल्फ विल डू इट। मैंने लिख दिया माई सेल्फ वी डू इट, मेरे द्वारा यह कार्य किया गया है। ठीक, आगे लिखा है आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ विल डू इट।
अब इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि हमें पता है कि माई क्या है, माई है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में क्या ऐड हो गया है, सेल्फ, तो ये बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्पैथिक प्रोनाउन। हमने क्या बताया कि एम्पैथिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं किया जा सकता। तो सब्जेक्ट कहाँ आता है हमेशा, पहले। कहाँ आता है, पहले। इसमें तो माई सेल्फ कहाँ आ गया है, पहले। कहाँ आ गया है, इसका मतलब ये माई सेल्फ क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट क्या कहलाएगा। इसीलिए ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और ये वाला क्या हो जाएगा, राइट। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप समझेंगे नहीं तो आप जानिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए, पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। एम्पैथिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं किया जा सकता। तो ये क्या होगा, ये इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ठीक। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी बात। ये बात थोड़ा पीछे वाले से जुड़ी हुई, इसलिए शायद आपको उतना बेस्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि पीछे वाला का जब तक पढ़ा नहीं होगा, ये नहीं, अब जो पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा। चलिए डालिए, 4 नंबर हेडिंग डालिए। 3rd नंबर हो गई है, 4 नंबर डालिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो अपना ऐड कर लीजिएगा। परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम लिखिए। जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने, जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने, जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने तथा तथा आपस में परस्पर संबंध, परस्पर संबंध व्यक्त करे। दो प्रोनाउन से मिलकर बनेगा, पहली बात ये समझिए। अब जब दो प्रोनाउन से मिलकर बनेगा तो उसमें आपस में क्या होगा, रिलेशन होगा। परस्पर माने क्या होता है, कोई ना कोई संबंध होगा जरूर, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। लिख लीजिए। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं और बात को समझ में आ जाएगा। लिखिए, देखिए, द टू ब्रदर, द टू ब्रदर लव ईच अदर। ईच अदर, EACH। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बताओ बेटा इसका क्या मीनिंग है। द टू ब्रदर लव ईच अदर, दो भाई आपस में प्यार करते हैं, दो भाई आपस में प्यार करते हैं। इसमें कितने भाई हैं, दो भाई होंगे, तो दो भाई होंगे, इसका मतलब दो प्रोनाउन होंगे। तो दो प्रोनाउन को मिलाया किसने, किसने मिलाया, ईच अदर ने। किसने मिलाया,
ईच अदर ने, कि दोनों भाई के, ईच अदर हमने लगा दिया जिससे दोनों भाई प्रेजेंट हो गए, मतलब उसके लिए भी दोनों को एक साथ हमने क्या कर लिया, ऐसा शब्द लगा दिया जिसने दोनों को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ईच अदर इसमें क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक और एग्जांपल लिखिए, दीज थ्री फ्रेंड्स, these three friends helped one another। इसकी कौन इंग्लिश बताएगा, हिंदी बताओ। दीज मिस, ये तीन दोस्त हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, सेंटेंस गलत है, वो पास में सही बताओ। दीज थ्री ब्रदर, ये तीन मित्र एक दूसरे की मदद करते हैं आपस, ठीक है, ये तीन मित्र एक दूसरे की मदद करते हैं। अब जाके बात सही है, वन एंड अदर, एक दूसरे की, ठीक। क्या नहीं लगा सकते हैं, ईच ब्रदर का मतलब होता है आपस में, वन ब्रदर का मतलब होता है एक दूसरे की। जो बात कहनी है वही तो लिखोगे, अपनी मीनिंग है। यहाँ पे क्या लगा देंगे, वन एंड अदर क्या है आपका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो बहुत सिंपल है, एनओटी नोट में लिखिए। नोट में लिखेंगे आप, नोट नंबर 1 में लिखिए, नोट नंबर 1 में लिखिए ईच अदर, लिखिए ईच अदर एंड वन अनदर। तो बेटा बस देखिए, पहले वाले में क्या है, ईच अदर है, कौन सा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और दूसरे वाले में वन अनदर। तो यही दो होते हैं, अगर आपको कहीं मिल जाए चूज करने को, तो अगर ईच अदर और या वन अनदर आ जाए तो आंख बंद करके बता देना कि कौन सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल। कौन सा प्रोनाउन है, बस। और इसीलिए हमें सबसे बेस्ट एग्जांपल लिखे हैं, तो लिखिए ईच अदर एंड वन अनदर ही दो ऐसे शब्द हैं, ही दो ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग, जिनका प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह होता है, की तरह होता है। ये नोट नंबर 1 बात हो गई, और नोट नंबर 2 बात लिखिए, इतना लिखो पहले। ये समझ में आ गया कि दो ही होते हैं, कौन कौन से, याद कर लीजिए, ईच अदर और वन अनदर, बस। बहुत सरल हो गया याद करना। फिर अब मैं आपको दोनों की मीनिंग बता देता हूँ कि ईच अदर कहाँ उपयोग करेंगे, जो आपने पूछा, और वन अनदर कहाँ यूज करेंगे। देखिए, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है, दो व्यक्तियों के लिए होता है, कॉमा, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है, अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। आई होप आपको बेटा इस जवाब मिल गया होगा कि ईच अदर का प्रयोग किसके लिए होगा, दो व्यक्तियों के लिए। अगर दो से अधिक हैं तो किसका उपयोग करेंगे, वन अनदर का। ठीक है, देखो यहाँ कितने फ्रेंड थे, यहाँ पे अगर 2 होते तो हम इसका उपयोग करते। तो आप लोग होमवर्क में एक ईच अदर का एग्जांपल लिखेंगे, एक वन अनदर का लिखेंगे, लिख लीजिए।
होमवर्क में अपने आगे बढ़ा लीजिएगा, जगह छोड़ दीजिए। एक ऐसा सेंटेंस लिखना जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन को प्रेजेंट करे, एक ईच अदर का और एक वन अनदर का। इसका मतलब ये नहीं कि थ्री ही फ्रेंड ले आए, कुछ और लाइएगा, स्पेस छोड़ दें। हाँ हाँ, अब फ्रेंड ही क्यों लिखोगे, एनिमल लिख लेना। कुल के ऐसे मत लिखना कि ब्रदर ही ले आए, फ्रेंड ही ले आए, कुछ लिखना अलग से। प्रांश समझ में आया प्रांशी? कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए बहुत अच्छी बात है। 4 नंबर हो गया, समझ में आ गया। 4 नंबर रोमन नंबर में पड़ेगा। इसका बेटा नीचे वो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर। लिखिए 5 नंबर लिखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपस में अगर एक भी बात की आप लोगों ने, ठीक है, मुंह बंद करके चुपचाप क्लास पढ़िए, वही बोल सकते हैं जो टॉपिक चल रहा है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। जब हम क्या करते हैं? संकेत। क्या करते हैं? संकेत। तो आज हम लोग पढ़ देते हैं संकेतवाचक सर्वनाम को अच्छे से, ठीक है। तो कौन बताएगा? सबसे पूछेंगे प्रांशी या बताएंगे? चलिए बताइए बेटा। दिस माने डेट माने, दीज माने, दोज माने, दिस का प्रयोग कब होगा बताओ? कोई चीज सिंगुलर हो, पास्ट में हो। ठीक, और डेट का प्रयोग कब होगा? दूर हो। सिंगुलर होगा कि प्लूरल? ये बेटा आप बताओ, आपको तो पता होगा ना दिस डेट। दिस का प्रयोग कब होगा बेटा? दिस का देखो, देखो दिस का प्रयोग में दिस मिस क्या होता है? दिस मिस होता है यह। क्या होता है? यह, लिखना नहीं है। और डेट मिस होता है वह, ठीक। और दीज मिस होता है ये, और दोज मिस क्या होता है? वे। तो ये सारे जो प्रोनाउन होते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं कि वस्तु जो है वो कहाँ पर है। तो दिस माने यह। तो यह का प्रयोग कब होगा? जब सब थिंग्स, वस्तु पास में हो और सिंगुलर हो। पास में भी है और एक है। जब दिस इज अ बुक, सिंगल बुक रखी है मान लो, तो क्या कहेंगे? दिस इज अ बुक। तो पास में हो और सिंगुलर हो। और दीज का प्रयोग कब करेंगे? जब पास में हो लेकिन प्लूरल हो। दीज आर बुक, क्या कहेंगे? दीज आर बुक। तो ये हो जाएगा पास में हो, सिंगुलर हो। डेट का प्रयोग क्या होगा? दूर हो और सिंगुलर हो। जैसे क्या कहेंगे? दिस डेट इज अ ज्योमेट्री बॉक्स। और दोज का प्रयोग कब करेंगे? दूर हो और दीज आर अ बुक्स। दीज आर अ बुक्स। समझ में आया? तो बताओ, बताओ आप बताओ। पास में हो और सिंगुलर हो, इसका प्रयोग नहीं, दूर, दूर हो सिंगुलर हो, दूर हो और सिंगुलर हो। दीज क्या हो? पास हो प्लूरल हो। दोज दूर हो और प्लूरल हो। बस, ठीक है। दिस डेट दीज दोस्तों का अच्छा एक में सिखाया जाता है। अच्छा, एक में, ठीक है। तो लिखिए, देखिए संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा की ओर, लिखिए संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा की ओर संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए होता है। संकेत करने के लिए होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें तो बहुत सिंपल हो जाएंगे। जैसे दिस इज अ पेन,
these are a pens. Date is a book. हाँ, those are a book. कहाँ? दिस माने क्या होता है? यह। दिस माने क्या होता है? ये। क्या होता है? तो पेंस ही तो होगा जब पास में होगा, प्लूरल में होगा। पेन पास, यहाँ पे ये हटा दीजिए, दीज आर पेन्स और दोज आर बुक्स। अब सही है। नहीं पकड़ पाते तो पीटते, लेकिन बाकी लोग गूंगे ही। पकड़ा करो, गलती पकड़ लिया करो फट से। बताइए क्या लिखा है? संतोष। ये क्या लिखा है? संतोष। ये क्या लिखा है? संतोष। बताओ बेटा कौन सा सही? थर्ड नंबर वाला बिल्कुल गलत है। अब बताओ ये सही कि ये सही? थर्ड नंबर वाला ही सही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे, कॉन्फिडेंस। इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, अंडरलाइन कर लो ऐसे ऐसे, यही होते हैं। चलिए 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर पे लिखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सर्वनाम। लिखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक एक अगर याद नहीं करोगे ना तो ग्रामर आगे सेंटेंस जब पढ़ाएंगे तो हो जाए गड़बड़। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ ही नहीं पाओगे, एक्टिव पैसिव पढ़ ही नहीं पाओगे जब यही नहीं तैयार होगा। ठीक है, नहीं ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद बहुत सोच। नहीं 9 होते हैं, 6 है। देखिए वह सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। प्रश्न पूछने में किया जाता है। प्रश्न पूछने में बेटा, पहुंचने में नहीं कि प्रश्न को पहुंच दिया। प्रश्न पूछने में, आस्क, ना कि पहुंचने में साफ कर दिया, प्रश्न ही साफ कर दिया। ठीक, a pronoun used for asking question is called an interrogative pronoun। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल इसमें। व्हाट इज दिस, हम इस जो क्रम चलाएंगे वही क्रम लिखेंगे जिससे भी आपको बहुत कुछ समझाना है। तो लिखिए व्हाट इज दिस, यह क्या है? यह क्या है? आगे लिखिए हु आर यू, तुम कौन हो? तुम कौन हो? थर्ड नंबर लिखिए विच इज योर हाउस, विच इज योर हाउस। तुम्हारा कौन सा घर? नहीं बेटा, सेंटेंस सही करो। तुम्हारा घर कौन सा है? तुम्हारा घर, हाउस में मकान होता है, तुम्हारा मकान कौन सा है? होम, होम। क्या उल्टा बता रहे हैं? तो होम मिस क्या होता है? होम मिस मकान होता है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? हाउस, हाउस मिस घर होता है। होम, अरे लिख लो जो कुछ है। ठीक है, चलिए होम, होम, होम। ठीक है, 4 नंबर पे लिखिए whose is this book। whose is, ना 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 ना, बताओ बेटा फ्रांसी,
किसकी किताब? लिखिए, यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? नहीं नहीं नहीं, उसने बताया, तुम्हारे बाद में बताया। तो क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे। हाँ हाँ, आप सही। चलिए अगला लिखिए, whom do you want to see? बेटा बताओ, whom do you want to see? बताओ बेटा। नहीं, किसको नहीं। किससे देखना चाहते? हाँ, तुम किसे देखना चाहते हो? देखिए, तुम किसे देखना चाहते? ओके बेटा, 6 नंबर पे लिखिए, हु ब्रोक द विंडो? ही ब्रोक द विंडो। हम पैसे नहीं लेंगे, विंडो बनवा ही दे बस। लिखिए, खिड़की किसने तोड़ी? खिड़की किसने तोड़ी? अनर्गल बातें बेटा मत, तुम पीटने लगेंगे। किसने तोड़ी? हम कर सकते हैं, आप नहीं। इतना लिखो पहले, अब फिर मैं आपको बातें समझाऊं इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी पेचीदियां हैं। बेटा 6 एग्जाम्पल में कोई डाउट हो तो पूछिए पहले। देखिए, अब लिखिए, नोट की बिल्कुल बौछार कर दीजिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4। देखिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखो बेटा। देखिए, हु, हुम, हुज। हु, हुम, हुज का प्रयोग, बताइए बेटा कहाँ होता है इसका प्रयोग? कौन बताएगा? इन तीनों का प्रयोग कहाँ होता है? बेटा क्वेश्चन में तो सबका होता है। मैं कौन हूँ? मैं विद्यार्थी हूँ, तो सब लोग हो। हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। देखिए, वस्तुओं के लिए नहीं होगा, व्यक्तियों के लिए होता है। हाँ बेटा, वही वही लिविंग थिंग्स के लिए। अब देखिए, इसमें हु का प्रयोग कहाँ होगा? देखिए, इसी के अंदर लिखेंगे, स्टार नंबर 1, हु का प्रयोग, हु माने क्या होता है? कौन। क्या होता है? कौन। हु का प्रयोग कर्ता कारक के रूप में होता है। कर्ता कारक के रूप में होता है। और कर्ता में बेटा क्या होता है? सब्जेक्ट। तब हु का मतलब कौन। ठीक, तुम कौन हो मतलब कर्ता की बात हो रही है। कर्ता कारक की मतलब सब्जेक्ट की। किसकी बात हो रही है? कर्ता कारक के लिए होता है। अगला लिखिए, होम का प्रयोग कर्म कारक के लिए होता है। होम में क्या होता है? कर्म कारक। कर्म का मतलब राम बाजार जाता है, तो जो बाजार है वो क्या है? कर्म है। ठीक। और 3rd नंबर लिखिए, हुज का प्रयोग, हुज का प्रयोग संबंध कारक के रूप में होता है। बेटा कोई बता पाएगा कि कर्ता कारक, संबंध कारक और कर्म कारक क्या होता है? कारक बताओ क्या होता है? कोई बताएगा? है कोई चिरंजीवी?
3 पढ़ाए थे, 3 बाकी छुड़वा दिए थे। तो 3 पढ़ाए थे। तो कारक को क्या करिए, कारक जब पढ़ाएंगे तब आपको पूरा बताएंगे। 5वीं में है बेटा, लेकिन छुड़वा दिया था हमने, दिमाग खराब हो जाता है। कारक में दिमाग खराब हो जाता है, निश्चित रूप से होता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिमाग का दही नहीं बनने देंगे। पढ़ाएंगे, कारक जब पढ़ाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। कोई विशेष मतलब कोई छूटेगा नहीं आपका। बस कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। पहचानने में तो आ ही जाएगा। हु का प्रयोग पहचानने में तो आ ही जाएगा, कि पहचान नहीं पाओगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं। बस आगे लिखिए, फर्स्ट हो गया, लिखिए। सेकंड लिखिए, वाट का प्रयोग सामान्यतया वस्तु के लिए होता है। किसके लिए होता है? वस्तु के लिए होता है। अगला लिखिए, विच का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए होता है। विच का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए होता है। आज तो मतलब बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। हाँ, किंतु इससे सिलेक्शन का ही भाव प्रकट होता है। किंतु इसमें सिलेक्शन का ही भाव प्रकट होता है। जो 6 वाले हैं उनका बहुत लाभ है, यही 7 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना। और ये 10 तक आपकी काम आएगी, वही है सब। तो बेटा को लोग बताओगे, कुछ एग्जाम्पल बताइए विच का। एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ, विच का एग्जाम्पल बताओ। विच, जहाँ विच का उपयोग कर सके। विच इज योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कौन सा है। ठीक, लिखिए एग्जाम्पल लिखिए। बेटा बातें मत करो, विच इज योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कौन सा है। तुम्हारा मित्र कौन सा है। ये यहाँ पे देखिए, विच का प्रयोग क्या होगा, व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, वस्तु के लिए, जानवर के लिए भी हो सकता है। आगे लिखिए। तो यहाँ पे बेटा बताओ, विच का प्रयोग किसके लिए हुआ है, व्यक्ति के लिए। किसके लिए हुआ है। अगला लिखिए, विच ऑफ दीज काउज इज योर। विच ऑफ दीज काउज इज योर। विच ऑफ दीज काउज इज योर। बेटा इसकी कोई हिंदी बताएगा। विच, विच नहीं दिख रहा, विच, विच ऑफ दीज काउज इज योर। हाँ, इन गायों में तुम्हारी गाय कौन सी। इन योर देखिए, इन गायों में तुम्हारी गाय कौन सी है। कौन सी है नहीं। अब आप लोग एक बात बताएं, अगर यहाँ पे है की जगह पे हम बिंदी लगा देते तो क्या होता, बताओ। तो क्या फर्क पड़ता, इसकी जगह हमें आर लगाना पड़ जाता। है का मतलब प्लूरल, कई सारी गायें हैं।
तो क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन कभी नहीं आएगा, अगर नाउन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच फ्रूट डू यू लाइक, तो विच क्या है, इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और उसमें कोई विशेष बात नहीं है। विच फ्रूट्स, विच ऑफ दीज काउ इज योर, ये इन गायों में तुम्हारी गाय कौन सी है। इन, हाँ ई बना है, ई, हाँ नहीं नहीं, वो नहीं कर रहा, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए जो हम लोग कल करेंगे, वो हेडिंग डालिए है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये आपकी हो जाएगी 7 नंबर, एंड डी ई, हाँ FINIT, कौन सा, ये एक ही तो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये समझो समझो, अगर ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसके बाद क्या नहीं आएगा, कभी नाउन नहीं आएगा। अगर नाउन आ गया तो क्या बन जाएगा, बस ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ही है, ये एग्जाम्पल ही है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का बेटा। ये कौन सा, जो ये अब देखो विच के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब आप पूछ रहे होंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता क्या है, तो उस बात को क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ठहरा के अपने पॉकेट में रखो। पॉकेट में 3 चीजें रखनी है, आज कारक रखिए और एडजेक्टिव रखिए, आगे क्लास में व्याकरण में हम जब कारक पढ़ाएंगे तब वो क्लियर होगा, और एडजेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा। अगर अभी एडजेक्टिव स्टार्ट कर देंगे तो एडजेक्टिव पढ़ाना पड़ेगा, फिर कार्डिनल एडजेक्टिव पढ़ाना पड़ेगा, ठीक, फिर विशेषण और विशेष में उलझ जाओगे। हाँ, इनडिफिनिट नाउन से कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कल हम लोग मिलते हैं क्लास 6 प्रोनाउन पार्ट 3 के साथ। और अभी आप लोग और बता दें, ये तो पार्ट 1 पार्ट 2 है, जब डायरेक्ट इंटरेक्ट चलेगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 हफ्ते हफ्ते पर क्लास चलेगी, मजा आ जाएगा पढ़ने में, क्या आएगा, मजा आ जाएगा। ठीक, मैथ जब चलेगी, मैथ तो पार्ट एक ही चैप्टर, पार्ट 1 पार्ट 2, वो तो उसमें कुछ बनना नहीं है, सिर्फ इसमें बनना है, तो इसमें बनना है, तो इसे बहुत ही डीपली चोट चलेंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, कल प्रोनाउन खत्म। देखिए जो 9 नंबर आपका है कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन, ये थोड़ा ठीक ठाक चलेगा, लंबा है, फिर एडजेक्टिव पे आ जाएंगे हम लोग। ओके ठीक, बाय बाय बेटा।